क्या 2023 में रिसेशन आएगा, अर्थात क्या 2023 का वर्ष मंदी का वर्ष होगा? पूरी दुनिया में इस पर बड़े स्तर पर डिस्कशन चल रहा है। जनवरी में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2023 रिसेशन का एक वर्ष बन सकता है और 1/3 दुनिया के देश रिसेशन में, मंदी में जा सकते हैं। फिर IMF ने भी अपनी रिपोर्ट जनवरी के मध्य में निकाली। उसने भी कहा कि जो है पूरी दुनिया रिसेशन में 2023 में जा सकती है और पूरे वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट का औसत है उससे कम समृद्धि दर मिल सकती है। और फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा, और अब अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया भी कह रही है कि 2023 अर्थव्यवस्था के लिए भयानक होने वाला है और अर्थव्यवस्था को गंभीर चुनौती दे सकता है। और यूरोपीय और अमेरिकी जैसी लगभग 40-45 अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में, मंदी में जा सकती हैं। ये किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए चुनौती होता है मंदी की स्थिति। आज हम लोग संवाद श्रृंखला में इसी विषय पर बात करेंगे। साथ में यह भी समझेंगे कि भारत में क्या मंदी आई है आज़ादी के बाद और मंदी क्या होती है। सबसे पहले यही समझ लिया जाए कि मंदी क्या होती है। IMF की परिभाषा के अनुसार लगातार 2 क्वार्टर में, मतलब तिमाही, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, तो लगातार कंटिन्यूअस 2 तिमाही में अगर आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है तो उसी को कहा जाता है रिसेशन, या सामान्यतः पेपर की भाषा में मंदी, वैसे इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर मैं हिंदी में कहूँ तो प्रतिसार। तो 2023 में आखिर क्या चुनौतियां बनी कि पूरी दुनिया के अधिकतर देश जो है मंदी के दौर में जा सकते। अच्छा, एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि भारत में मंदी नहीं आएगी। IMF ने भी स्वीकार किया, वर्ल्ड बैंक में भी स्वीकार किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्वीकार किया, और अब अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया की रिपोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत में मंदी की संभावना 0% है। लेकिन सबसे अधिक मंदी की संभावना उस ब्रिटेन में है जिसका नेतृत्व ऋषि सुनक कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर मंदी की संभावना न्यूजीलैंड में है। लगभग UK में जो मंदी की संभावना वो 75% है और न्यूजीलैंड में लगभग 70% मंदी की संभावना है। 65% मंदी की संभावना USA में है और जर्मनी में 65% मंदी की संभावना है। इस प्रकार से देखा जाए 50% से अधिक मंदी की संभावना में बहुत सारे विकसित देश लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। चीन में भी मंदी की संभावना है, यद्यपि चीन में मंदी की संभावना थोड़ा कम है, 12-13% के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ी राहत वाली बात है कि भारत में मंदी नहीं आएगी, भारत में 0% संभावना है। तो दुनिया में मंदी की स्थिति क्यों बन रही है और क्या भारत में आज़ादी के बाद कभी मंदी आई? एक चीज़ ध्यान रखें, आज़ादी के बाद भारत में 5 बार मंदी आई। सबसे पहली मंदी जवाहरलाल नेहरू के ही समय में 1958 में जब ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई, और दूसरी मंदी 1966 में जब भयंकर सूखा पड़ा था भारत में, और 1962 का भारत चीन युद्ध और 65 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हमारी परिस्थितियां खराब हुई थी और 66 में सूखा पड़ा था। तीसरी मंदी भारत में 1973-74 में, अर्थात 1973 में आई, जब तेल संकट के कारण ओपेक देशों ने तेल के निर्यात को बंद कर दिया था, तो हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। और सबसे ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी 1980 में ईरानी क्रांति के कारण। 79 में ईरानी क्रांति हुई, ईरान में धार्मिक शासन की शुरुआत हुई, थियोक्रेसी की शुरुआत हुई, अर्थात वहाँ धार्मिक शासन शुरू हुआ। उससे पहले ईरान एक बड़ा स्मार्ट और आधुनिक देश हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ धार्मिक लोग ही सत्ता के प्रमुख होते हैं और वही वहाँ की राजनीति और दिशा दशा को तय करते हैं, जिसके नाते आप देख रहे हैं ईरान की क्या स्थिति बनी हुई है। -5.2% की ग्रोथ रेट 1980 में थी। खैर, कोरोना के समय में 2020 में हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट और नेगेटिव हुई, -6.6% की ग्रोथ रेट आई। अर्थात कुल 5 बार भारत में आज़ादी के बाद मंदी आ चुकी है और पिछले 40 वर्षों में 1 बार आई, यही 2020 में कोरोना के कारण। पूरी दुनिया में भी मंदी 40 वर्षों में 3 ही बार, मात्र 2 बार आई है और तीसरे बार आने की संभावना है। एक 2008 में यूरोप और अमेरिका में मंदी आई क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस के कारण,
2020 में अमेरिका, यूरोपीय देशों में मंदी आई कोरोना के कारण, और अब 2023 में मंदी आएगी, ये एक बड़ी जानते खबर बन रही है। आखिर 2023 में क्या ऐसा हुआ है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डैमेज होने की तरफ हैं? देखिए, पोस्ट कोरोना के बाद जो आर्थिक सुधार और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए पहल हुई, उसमें आप जानते हैं निवेश को बढ़ाया जाने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाने लगा, जिसके नाते महंगाई बढ़ी। चूँकि रोजगार भी बढ़ाए गए, सरकारों ने बहुत सारी सुविधा और सहायता दी, तो उससे महंगाई बढ़ने लगी। और महंगाई बढ़ने के नाते जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक हर देश के, उन्होंने ब्याज दरों को बढ़ा दिया, और ब्याज दर बढ़ने के नाते महंगाई और बढ़ गई। इसीलिए IMF कहने लगा कि दुनिया में 1/3 मंदी के लिए तो ये केंद्रीय बैंक जिम्मेदार है। मतलब RBI जैसे अलग अलग देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं, 1/3 मंदी इन्हीं के कारण उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये लोग ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, और ब्याज दर बढ़ने से जीवन की लागत बढ़ रही है, जिसके नाते आगे कोई काम करने के लिए ही तैयार नहीं है। और जब कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी तो कौन उसे खरीद पाएगा? एक समय के बाद, एक स्थिति के बाद परचेजिंग पावर घट जाती है, क्रय शक्ति की क्षमता घट जाती है। लगभग वही स्थिति है। इसके साथ पूरी दुनिया में आप देखते हैं कोविड महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है। बीच बीच में कोविड के कई लहर आती जा रही है। साथ में रूस यूक्रेन युद्ध ने कड़ी चुनौती पेश की है तेल की कीमतों और अनाज की कीमतों में को लेकर के, क्योंकि रूस और यूक्रेन ये अनाज के भी बड़े उत्पादक हैं, ये तेल के भी बड़े उत्पादक हैं। और चूंकि इस एरिया में युद्ध हो रहा है, जिसके नाते आसपास के देशों में भी तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है, इस नाते तेल की कीमतें ज़्यादा रही हैं। साथ ही साथ पूरे विश्व के सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा रहा है, और अमेरिका USA के बीच में ट्रेड वार हुआ, और अब दूसरी तरीके की जानते हैं चुनौती चल रही है। ऐसी स्थिति में कुल मिलाजुला के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक बुरे जो है संकेत की तरफ जा रही है, और माना जा रहा है कि इस तरीके की मंदी से अधिकतर लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, करेंसी का क्रंच हो जाएगा, और अधिकतर लोगों का जीवन तबाह हो जाएगा। खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं और जो लोग कंपनियों में नौकरियां करते हैं, जब मंदी होगी तो कंपनियों के उत्पादों की डिमांड ही नहीं रह जाएगी, और जब उत्पादों की डिमांड नहीं रह जाएगी तो कंपनियां उत्पादन क्यों करेंगी? वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से वो नौकरियां नहीं दे पाएंगी, और नौकरी नहीं दे पाने के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी छूटेगी, पैकेज घटेगा, और उनका जीवन स्तर प्रभावित होगा। ऐसे में वो लोग ज़्यादा तबाह होंगे जो लोन पर या ब्याज पर अपने जीवन को या गतिविधियों को चला रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने गाड़ी लोन पर ले रखी है, बहुत लोगों ने घर लोन पर ले रखा है, और बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई को भी लोन पर जारी रखा है। ऐसे में वो लोन को चुकाएंगे कैसे? और अगर लोन नहीं चुकेगा तो निश्चित रूप से बैंकिंग संकट की आहट दिखती है, और अंततः यह श्रृंखला अनंत तक जाती है, चुनौती थमती हुई नहीं दिखती है। तो 2023 एक बहुत परेशानी का वर्ष पूरी दुनिया के लिए आर्थिक रूप से आ रहा है। भारत के लिए खुशखबरी है कि भारत में यह आर्थिक मंदी नहीं आएगी, यह बहुत राहत भरी खबर है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी, ये कहना ठीक नहीं है, और न्यायसंगत भी नहीं है, और बहुत सही भी नहीं है। जब वैश्विक स्तर पर चीज़ें प्रभावित होंगी तो हमारा व्यवहार केवल हमारे देश के अंदर ही नहीं है, हमारा इंडियाज इकोनॉमिक इंट्रैक्शन विद द वर्ल्ड, भारत की पूरे विश्व के साथ बहुत सारे इकोनॉमिक इंट्रैक्शन है। आपने भारत का व्यापार देखा, तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत में निवेश की गतिविधियां बढ़ रही, ये सारी प्रभावित होंगे। शेयर मार्केट प्रभावित होगा, चीज़ें गिरेंगी, शेयर मार्केट में भी शेयरों का दाम गिरेगा, और कुल मिला करके ऐसी स्थिति बनेगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी चीज़ें प्रेरक नहीं रह जाएंगी, मंदक होने लगेंगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी ग्रोथ रेट गिरेगी। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था की आलोचना की जाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था रोजगार विहीन समृद्धि वाली है, जॉबलेस ग्रोथ वाली है, और जब भारत की समृद्धि दर और कम हो जाएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था हाँफने लगेगी, और ऐसी स्थिति में रोजगार सृजन की क्षमता भारत की अर्थव्यवस्था की और घट जाएगी। तो निश्चित रूप से सरकारों के ऊपर रोजगार का इल्जाम और लगेगा। लगातार नौकरियां मांग के अनुसार देखा जाए तो कम होती जा रही हैं। भारत में युवाओं की संख्या बढ़ रही है,
भारत की सबसे बड़ी बड़ाई ये कही जा रही थी, भारत का सबसे बड़ा संसाधन ये कहा जा रहा था कि हमारे पास युवाओं की सबसे बड़ी आबादी होने वाली है। और 2021 से भारत में लगभग 19 से ही माहौल बना था, लेकिन 2021 से भारत में डेमोग्राफिक डिवाइडेंड की स्थिति है, जननांकिकी लाभांश की स्थिति है। अर्थात भारत में युवाओं की संख्या, कमाने वालों की संख्या आश्रित होने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। लेकिन कमाने वाले लोगों की संख्या अधिक होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कमाने वालों को काम नहीं मिलेगा। और कमाने वाले को काम कब मिलेगा? जब अर्थव्यवस्थाएं बेहतर गतिशील होंगी, उनकी ग्रोथ रेट बेहतर होगी, जब वो मंदी में नहीं जाएंगी। लेकिन अब तो 2023 मंदी में जा रहा है और अनेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए काल बनकर आया है। IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और अब तमाम US और यूरोपीय मीडिया भी इस बात को लेकर के सहमत है कि यह तबाही का दौर अब रुकने वाला नहीं है, यह आकर के ही रहेगा। तो ऐसे में यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपको ये समझ करके रखना है कि इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, इकोनॉमिक रिसेशन कब कब आया, और इकोनॉमिक रिसेशन के लिए अभी की दशाएं क्या जिम्मेदार हैं, क्या केंद्रीय बैंक वास्तव में मंदी और महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, ब्याज दरें बढ़ने पर किस तरीके से निवेश प्रभावित होता है और कैसे आर्थिक गतिविधि प्रभावित होता है। इन सारे बिंदुओं पर आपको सोच और समझ बना करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपसे ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे भारत में 5 बार मंदी आई, तो मंदी के कौन कौन से वर्ष हैं? 1958, 1966, 1973, 1980 और 2020। कब सबसे ज़्यादा गिरावट हुई? 2020 में। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गिरावट कब हुई? 1980 में। तीसरे नंबर पे सबसे अधिक गिरावट कब हुई? 1966 में। साथ में भारत में जो अलग अलग समय पे मंदी आई उसके कारण क्या जिम्मेदार थे? 1958 में आयात बिल बढ़ गया था 50% से ज़्यादा। 1966 में भयंकर सूखा आया था, इस नाते मंदी आई। 1973 में तेल संकट के कारण ओपेक के देशों ने निर्यात बंद कर दी, इसलिए मंदी आई। 1979 में ईरानी क्रांति हुई, वहाँ धार्मिक शासन आया, वो भी तेल से जुड़ी हुई समस्या थी। बहुत भयानक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। और इसके बाद अब 2020 में 1991 में आर्थिक संकट आया था, लेकिन उसमें मंदी नहीं आई थी। बहुत लोग सोचते हैं 1991 के आर्थिक संकट में मंदी आई, नहीं, उसमें मंदी नहीं आई थी, मंदी 1980 में आई थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपनी समझ बना कर रखेंगे। आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही। कल नए विषय पर और महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग लगातार बातचीत की श्रृंखला जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।